हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, हम लोग यहां पर जो है केवीएस पीआरटी जो कि आपकी 2023 में परीक्षा होने वाली है फरवरी के अंदर, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ईवीएस सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पर हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपके एनसीईआरटी आधारित। तो आप सभी लोगों को आज के सेशन में एंड तक बने रहना है। जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप सभी लोग मेरे से कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास को और यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 कि रेत के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं। विकल्प दिया गया है राजस्थान उड़ीसा, अफगानिस्तान अबू धाबी, इंग्लैंड अमेरिका, बांग्लादेश नेपाल। तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। और इसी के साथ आप सभी लोग क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि और भी साथी आप लोगों के साथ जुड़े। आप लोगों की संख्या बहुत कम रहती है, प्लीज़ कम से कम आप लोग कम से कम 200-300 लोग तो लाइव आकर के जुड़िए। आप लोगों की संख्या बहुत कम रहती है, तो कोशिश करिए कि अपनी संख्या में बढ़ोतरी करिए आप सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं रेत के टीलों की, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। ये हमें मिल जाएंगे अफगानिस्तान के साथ साथ आबू धाबी में। कहाँ पर मिलेंगे? अफगानिस्तान के साथ साथ आबू धाबी में ये हमें देखने को मिलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी पूछा है आपसे, क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है किसकी कमी से। विकल्प दिए गए हैं आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम या फिर आयोडीन। सभी साथी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बताएंगे किसकी कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर विकल्पों को क्लियर करते हुए चलेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है आपकी क्वाशियोरकर, और इसी के साथ जो आपका मरासमस है ये भी आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारा दूसरा वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर हम लोग बात करते हैं कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम के अंदर हमें क्या याद रखना है, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कैल्शियम की कमी से आपका एक तो हो जाता है यहाँ पर ऑस्टोमलेशिया। कौन सा हो जाता है? ऑस्टोमलेशिया यहाँ पर हो जाता है। इसी के साथ आपका एक और रोग होता है। तो यहाँ पर जो अगर हम लोग दूसरे रोग की बात करते हैं कैल्शियम से, तो ये हो जाएगा हमारा रिकेट्स रोग। कौन सा हो जाएगा? रिकेट्स रोग। ये होता है किससे? तो इसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, तभी आपके जो है ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं शरीर के अंदर। और अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन डी का सोर्स क्या है, तो यहाँ पर जो है वो सूर्य की किरणें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी विटामिन डी के लिए। तो इसको याद रखते हुए हम लोग चलेंगे। बात आती है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हम लोग बचपन से टीवी वगैरह में ऐड भी देखते आ रहे हैं। कौन सा ऐड देखते हैं आप लोग? तो यहाँ पर ग्वाइटर रोग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नमक की कमी से आपका ये हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, इसे हम लोग बोलेंगे गलगंड भी बोलते हैं, या फिर इसे घेंगा रोग भी कहा जाता है। जो भी आपको सही लगे वो लोग आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो इतना हमें क्लियर हो चुका होगा। आयरन की कमी से होता है एनीमिया, प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर, इसी के साथ मरासमस, कैल्शियम से ऑस्टोमलेशिया, और इसी के साथ रिकेट्स होता है जो कि विटामिन डी की कमी हो जाती है, तभी आपके रोग उत्पन्न होते हैं। सोर्स हो जाएगा इसका सूर्य की किरणें। अगर आयोडीन की कमी की बात करते हैं तो इसकी कमी से घेंगा रोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था। यानी कि जो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था। विकल्प दिए गए हैं म्यान पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, या फिर भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक बार। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा हमारा, ये म्यान पक्षी अभ्यारण्य नहीं बनेगा, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी नहीं बनेगा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी नहीं बनेगा,
चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा हो जाएगा भरतपुर पक्षी अभयारण्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। पोषक तत्वों की कमी से जुड़े विकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। किसके बारे में बताया गया? पोषक तत्वों की कमी से जो विकार होगा। विकल्प देखिए यहाँ पर क्या रखे गए हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, खनिजों की कमी से मरासमस रोग होता है। अभी हमने आपको आगे भी प्रश्न में क्लियर किया है, तो कोई भी साथी इस प्रश्न का गलत आंसर नहीं देंगे। सभी लोग अच्छे से पढ़ के तभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान क्या रखेंगे, यहाँ पर हमसे गलत कथन पूछा है, तो क्वेश्चन भी हमें अच्छे से पढ़ना होगा। सभी लोग आंसर करिए जल्दी से प्रश्न संख्या 4 के लिए। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात की गई है, पोषक तत्वों की कमी से जुड़े विकारों की। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, जो कि छोटे बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे का पेट जो है वो आगे की तरफ निकल आता है और हाथ पैर जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा पतले हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला कह रहा खनिजों की कमी से मरासमस रोग होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है। ये भी जो है आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर चौथा वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कश्मीरी बकरियों के चरवाहे क्या कहलाते हैं? यानी कि जो आपकी कश्मीर में जो बकरियां होती हैं उनके जो चरवाहे यानी कि जो उन्हें चराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विकल्प दिया गया है बकरवाल, बद्दू, थारू या फिर एस्कीमो। आंसर करिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कश्मीरी बकरियों की बात की गई है, तो इसके जो चरवाहे होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बकरवाल। क्या कहलाएंगे? बकरवाल कहलाएंगे। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं जो आपकी अन्य जातियाँ दी हुई हैं इनके बारे में भी हमें पता चलना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बद्दू जनजाति की, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपको इस प्रश्न को करवाया था कि बद्दू जनजाति है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये देखने को मिलेगी आपको सहारा मरुस्थल में। कहाँ पे देखने को मिलेगी? सहारा मरुस्थल में आपको देखने को मिलेगी ये। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं थारू जनजाति की, तो थारू जनजाति आपकी कहाँ निवास करती है? तो ये निवास करती है आपकी तराई इलाके, जहाँ पर भी होंगे, जिस भी राज्य में होंगे वहाँ पर यह आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं थारू जनजाति की, तो ये एक ऐसी जनजाति है जो कि आपका दीपावली का फेस्टिवल है, यानी कि जिसे आप लोग दिवाली कहते हैं या दीपावली कुछ भी कह लीजिए। तो इसको क्या करती है, ये इसे शोक के रूप में मनाती है। क्या करती है? शोक के रूप में इस फेस्टिवल को मनाती है। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं एस्कीमो जनजाति की, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये हमें देखने को मिलेगी ध्रुवीय इलाकों में। कहाँ पर मिलेगी? ध्रुवीय इलाकों में। और साथ ही आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ध्रुवीय इलाकों के साथ साथ ही आपको यहाँ पर कनाडा के साथ आपको ये ग्रीनलैंड में भी जो है देखने को मिलेगी। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपके सारे विकल्प यहाँ पर क्लियर कर दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। खेती के लिए थ्रेशर मशीन का उपयोग कब किया जाता है? तो आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत से लोगों ने थ्रेशर मशीन वगैरह जो होती हैं आपकी, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि इसका उपयोग जो है कब किया जाता है। बुआई के दौरान होता है, यानी कि जब आपकी फसल बुआई होती है तब उसका प्रयोग किया जाता है, या फिर जब खेतों में सिंचाई होती है तब करते हैं, कटाई के बाद करते हैं, या फिर कटाई से पहले करते हैं। तो सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि आपकी जो थ्रेशर मशीन होती है इसका प्रयोग कब किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो बुआई के दौरान तो थ्रेशर मशीन का प्रयोग होता नहीं है, सिंचाई के पहले भी नहीं होता है, कह रहा है कटाई के बाद तो बिल्कुल ये बात सही है। यानी कि जब आपकी फसल कटाई हो जाती है उसके बाद आपका अनाज को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो इसी थ्रेशर मशीन के द्वारा की जाती है। तो सही आंसर यहाँ पर तीसरा वाला बनेगा आपका, चौथा भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ध्यान क्या रखेंगे, सौर मंडल के ज्वालामुखी की बात पूछ रहा है आपसे। किसके? सौर मंडल के ज्वालामुखी की।
विकल्प क्या दिए गए हैं? निक्स ओलंपिया है, माउंट किलिमंजारो है, नारकोंडम ज्वालामुखी है, या फिर फ्यूजियामा जो है आपका ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी की, तो ये हो जाएगा आपका निक्स ओलंपिया। कौन सा होगा? निक्स ओलंपिया हमारा सही आंसर बनेगा। अगर हम लोग बात करते हैं माउंट किलिमंजारो की, तो माउंट किलिमंजारो है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिल जाएगा आपको तंजानिया में देखने को। कहाँ पे मिलेगा आपको? तंजानिया, जो कि पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता है आपका अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नारकोंडम ज्वालामुखी की, तो ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है भारत के अंदर। और भारत में भी कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। नारकोंडम के साथ आपको यहाँ पर बैरन ज्वालामुखी भी देखने को मिलेगा, जो कि आपका सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं फ्यूजियामा के बारे में, तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आपका जापान का ज्वालामुखी है। कहाँ का ज्वालामुखी है? जापान का। तो चारों विकल्प क्लियर हो गए हैं। ये सभी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनसे भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को पता होने चाहिए। इसी के साथ अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है, तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को लाइक करके, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप सभी लोग क्लास से बने रहेंगे। अगर हम इस क्लास के टाइमिंग की बात करते हैं, तो डेली आपकी क्लास जो होती है ये 11 AM पे होती है। तो आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत किया करिए, टाइम से क्लास में आ जाया करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भूरी क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? ब्राउन रेवोल्यूशन की। किससे संबंध रखती है ये? विकल्प दिए गए हैं आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, चमड़ा व कोको उत्पादन से, या फिर दलहन उत्पादन से। आंसर करके सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा? चमड़ा व कोको उत्पादन से। क्या बनेगा? चमड़ा व कोको उत्पादन से। इसी के साथ आपकी कई सारी क्रांतियां हैं, तो आप लोग चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। आपका कहीं पे भी आपको विकिपीडिया वगैरह पे अवेलेबल है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसी के साथ आलू अगर उत्पादन की हम लोग बात करते हैं, तो ये हमारा गोल क्रांति से संबंधित है। अगर हम लोग अंडे उत्पादन की बात करते हैं, तो ये हमारा रजत क्रांति से संबंधित है। इसी के साथ गुलाबी क्रांति वगैरह है, ये जो आपकी झींगा मछलियाँ से संबंधित है। और अगर हम लोग लाल क्रांति की बात करते हैं, तो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। इसी के साथ अगर हम लोग उर्वरक की बात करते हैं, तो उर्वरक आपकी ग्रे क्रांति से संबंधित है। तो काफ़ी सारी आपकी क्रांतियां हैं, आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है? कौन सा पक्षी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपना घोंसला देता है? छेद बनाकर अपने अंडे देता है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पक्षी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपना घोंसला बनाता है? विकल्प क्या दिए गए हैं? इंडियन रॉबिन, बसंत गौरी, फाख्ता, या फिर दर्जन चिड़िया। अब सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ये क्वेश्चन जिन्होंने भी अभी इस बार सीटेट दिया होगा, उन्हें भी इस प्रश्न का आंसर पता होगा। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा बसंत गौरी। बसंत गौरी क्या करती है? ये पेड़ के तने में छेद करके वहाँ पर अपना घोंसला बनाती है और उसी में अपने अंडों को देती है। फाख्ता पक्षी कहाँ बनाता है घोंसला? तो ये बनाती है कैक्टस पौधे के बीच में। कहाँ पर? कैक्टस पौधे के बीच में। साथ ही अगर हम लोग दर्जन चिड़िया की बात करते हैं, तो दर्जन चिड़िया कहाँ पर अपना घोंसला बनाती है? तो ये बनाती है पत्तों को सिल करके। कहाँ पर बनाती है? पत्तों को सिल करके ये पेड़ में अपना घोंसला बनाती है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसी के साथ आप सभी लोग आंसर क्या बताएंगे? आपकी जो इंडियन रॉबिन है, ये कहाँ पर अपना घोंसला बनाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है? वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है।
यानी कि कौन सी ऐसी रेखा है पृथ्वी पर जिस पर आपका दिन और रात की अवधि जो होती है वो एकदम सेम रहती है। विकल्प दिए गए हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या फिर इनमें से सभी। आंसर करिए सभी साथी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, और कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा भूमध्य रेखा। कौन सा बनेगा, भूमध्य रेखा, यानी कि जो आपकी 0 डिग्री होती है इसी पर दिन और रात की जो अवधि होती है वो समान चलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, पौधों में पोषण का मुख्य तरीका कौन सा होता है। विकल्प क्या दिए गए, हेट्रोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइट है या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कि आपका जो पौधे होते हैं उनका सबसे मुख्य तरीका क्या है पोषण करने का, यानी कि न्यूट्रिशन का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो यहाँ पर देखिए पौधे जो होते हैं वो आपके हेट्रोट्रॉपिक तो होते नहीं हैं, ऑटोट्रॉपिक, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि जो आपके पौधे होते हैं वो स्वयं ही तो अपना भोजन बनाते हैं, तो इसलिए पौधों को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। यानी कि पौधे जो होते हैं वो आपके स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं ही वो प्रिपेयर करते हैं। तो आंसर यहाँ पर हमारा दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील कौन सी है। अब बात आती है यहाँ पर बैक वाटर क्या होता है। तो आप लोग देखते होंगे जब आपका समुद्र में काफ़ी सारा पानी भर जाता है तो जब थोड़ा सा लहरें आती हैं तो कुछ पानी आपका जो है दूसरी तरफ खिसक के चला जाता है और वहीं पे आपका वो इकट्ठा हो जाता है। तो ये एक तरह से आपका बैक वाटर झील के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी झील है जो इसका उदाहरण है, चिल्का झील है, सांभर झील है, पुलिकट झील है या फिर आपकी कोलेरू झील है। आंसर करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो ये है उड़ीसा की जो सबसे बड़ी बैक वाटर झील चिल्का झील। आप लोग यहाँ पर चाहते तो हिंट से भी पहचान सकते थे क्योंकि उड़ीसा की बात की जा रही थी। अगर हम लोग बात करते हैं सांभर झील की तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो ये हमें मिलती है राजस्थान में देखने को। इसी के साथ अगर पुलिकट झील की बात आती है तो पुलिकट झील जो है आपकी ये तमिलनाडु के साथ साथ आपको आंध्र प्रदेश की सीमा पर देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बात करते हैं कोलेरू झील की तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये भी हमारी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। तो आप लोग इनको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कह रहा है, पहले प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। विकल्प क्या दिए गए हैं, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनास सॉल्क, एडवर्ड जेनर। आंसर करिए सभी लोग कि आपकी जो पहली प्रतिजैविक थी यानी कि पेनिसिलिन, इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा आपकी की गई थी। और सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर भी कर देंगे। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पहले प्रतिजैविक यानी कि पेनिसिलिन की, तो इसकी खोज किसने की थी, ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लुई पास्चर की, तो लुई पास्चर ने क्या किया था, इन्होंने रेबीज़ का टीका तैयार किया था। क्या किया था इन्होंने, रेबीज़ का टीका तैयार किया था। अब बात आती है रेबीज़ जो है आपका ये किसके द्वारा होता है, तो रेबीज़ जो है आपका ये कुत्तों के काटने से हो जाता है। किसके काटने से होता है, कुत्तों के काटने से होता है और इसमें आपके इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। तो पहले तो ऐसा होता था आपका कि यहाँ पर 14 इंजेक्शन लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपका 1-2 इंजेक्शन में यहाँ पर काम चल जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं जोनास सॉल्क किससे संबंधित है, तो इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। क्या किया था, पोलियो का जो टीका था आपका ये इन्होंने बनाया था, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स को बनाया था। स्मॉल पॉक्स का जो टीका था आपका इसको इन्होंने बनाया था। तो ये चारों विकल्प आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा कैसी होती है। सिंपल सा प्रश्न का कहने का मतलब यही है आपका कि जो मेढक और केचुए होते हैं ये इनकी जो त्वचा होती है वो किस तरह से होती है जिससे ये श्वसन कर पाते हैं।
विकल्प दिए गए हैं सूखी और चिपचिपी त्वचा, चिपचिपी और नम त्वचा, खुरदुरी और कटीली त्वचा, या फिर कटीली और नम त्वचा। आंसर करिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, मेढक और केचुआ। अब बात आती है मेढक होते कौन से हैं। मेढक जो होते हैं ये आपके एम्फीबियन वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उभयचर। अब यहाँ पर इनके त्वचा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सूखी तो होती नहीं है, तो ये आपका विकल्प कट गया। अगला कह रहा है चिपचिपी और नम, कहीं कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हम लोग आगे भी देख लेते हैं। कह रहा है खुरदुरी और कटीली, तो खुरदुरी तो नहीं होती, ना ही कटीली होती। कटीली तो आपकी मगरमच्छ वगैरह में त्वचा देखने को मिलती है, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, तो ये सब जो है कटीली त्वचा वाले होते हैं। इसी के साथ कटीली और नम, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी कि जो आपकी खाद्य जाल है इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे चलता है। 4 दिशीय होता है, 3 दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, या फिर एक दिशीय होता है। आंसर आएंगे सभी साथियों के, सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। और एक बार जल्दी से क्लास को लाइक भी कर देंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, खाद्य जाल की बात कर रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा एक दिशीय, यानी कि खाद्य जाल के अंदर आपका जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की नरक नदी किस नदी को कहा जाता है, यानी कि अमेरिका की जो नरक नदी है वो किसे कहा जाता है। विकल्प दिए गए हैं कोलोरेडो नदी, मर्रे डार्लिंग नदी, मिसिसिपी नदी, या फिर टेनेसी नदी। आंसर आएंगे सभी साथियों के क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा कि अमेरिका की जो नरक नदी है वो किस नदी को कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग विकल्पों को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कोलोरेडो नदी की, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कोलोरेडो नदी की, तो ये कैसी नदी है, ये एक ग्रैंड कैनियन है, यानी कि बहुत ही गहरी नदी है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रैंड कैनियन है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं मर्रे डार्लिंग नदी, तो आपकी मर्रे डार्लिंग नदी है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये आपको देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसी के साथ अगर बात आती है मिसिसिपी नदी की, तो यहाँ पर अगर हम लोग आंसर को देखते हुए चलेंगे तो ये बन जाएगी हमारी टेनेसी नदी। और बात आती है मिसिसिपी नदी की, तो ये क्या करती है, ये पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है। क्या करती है, पंजाकार, यानी कि पक्षी के जो पंजे होते हैं उनके आकार का डेल्टा बनाती है, तो इसको भी याद रखना होगा, पंजाकार डेल्टा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है। हृदय का भार पूछा है, सामान्य मनुष्य के हृदय का। विकल्प दिए गए हैं 500 ग्राम का होगा, 200 ग्राम का होगा, 400 ग्राम का होगा, या फिर ये 300 ग्राम का होगा। आंसर करिए सभी लोग। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 300 ग्राम, यानी कि जो हमारा सामान्य मनुष्य होता है उसका अगर हम लोग हृदय की बात करते हैं, जो इत्तू सांप का हृदय होता है इसका भार होता है 300 ग्राम का। कितना हो जाएगा, 300 ग्राम का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। गुड़हल होगा, सूरजमुखी होगा, पपीता होगा, या फिर आपका यहाँ पर एक और कर लीजिए गुलाब को। 2 विकल्प एक से हो गए हैं, तो यहाँ पर गुलाब लिख लीजिए। अब बताइए कि इसके अंदर कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होगा। तो देखिए यहाँ पर एक लिंगी पुष्प की अगर बात आती है तो ये हमारा गुड़हल नहीं होगा, सूरजमुखी भी नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा पपीता। आंसर क्या बनेगा, तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या कह रहा है, सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं।
आप लोग देखते होंगे जैसे ये कॉइन होते हैं 1 के 2 के इसी के साथ 5 के, तो यही जो आपके सिक्के होते हैं ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? कह रहा है वित्त मंत्री के द्वारा होंगे, वित्त विभाग के सचिव के द्वारा होंगे, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करेगा, या फिर ये भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। आंसर करिए सभी लोग, देखते हैं किसका इस क्वेश्चन में सही आंसर आएगा। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देखिए बात आती है वित्त मंत्री की, तो ये भी नहीं होंगे। वित्त विभाग का सचिव ये होगा, ये भी नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ये भी नहीं होगा। बचा क्या हमारा फोर्थ वाला, यानी कि जो हमारा भारत सरकार है इसके द्वारा क्वाइन जारी किए जाते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस पे स्टार बना लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बाय द वे अगर आ गया क्वेश्चन तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त क्या है? यानी कि पौधों की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन सा प्ले करेगा इसमें? बलुई जमीन करेगी, चिकनी मिट्टी करेगी, दोमट मिट्टी करेगी, या फिर आपकी बंजर जमीन करेगी? सभी लोग आंसर करिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो बलुई ज़मीन नहीं होगी, चिकनी मिट्टी भी नहीं होगी। आंसर बनेगा हमारा दोमट मिट्टी, यानी कि पौधों की वृद्धि के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोमट मिट्टी जो होती है सबसे अच्छी मिट्टी होती है आपकी। तो इसलिए आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। अब आपको बताना है कि ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। विकल्प दिए गए हैं उड़ीसा, असम, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा। बहुत बार आप लोगों ने शास्त्रीय नृत्य पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं असम के बारे में, तो असम के अंदर भी आपका एक शास्त्रीय नृत्य होता है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सत्रिया। क्या नाम है इसका? सत्रिया, जो कि एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। बात आती है केरल के बारे में, तो यहाँ पर आपको कथकली और इसी के साथ यहाँ पर आपको मोहिनीअट्टम देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? जो कि आपका आखिरी विकल्प में दिया गया है, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। कह रहा है कि बांस के द्वारा निर्मित घर किस राज्य में होते हैं? विकल्प दिए गए हैं असम, सिक्किम, नागालैंड या फिर पश्चिम बंगाल। आंसर करके बताएंगे सभी लोग कि आपके बांस के द्वारा जो बने घर होते हैं ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा असम। असम के अंदर हमें जो है बांस के द्वारा बने घर देखने को मिलते हैं। और ये वहाँ पर ही देखने को क्यों मिलते हैं? सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी पता होना चाहिए क्योंकि आपको जो बाढ़ वगैरह है वो सबसे ज़्यादा असम वगैरह में आती है, जिस वजह से वहाँ पर बांस के खंभों पर ऊंचे घर बनाए जाते हैं ताकि वो लोग बाढ़ वगैरह से सुरक्षित रहें वहाँ पर। इसी के साथ अगर हम लोग सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम के अंदर आपको एक जनजातियां देखने को मिलती हैं। एक का तो नाम हो गया लेपचा और दूसरे का नाम क्या हो गया? भूटिया। तो ये दो जनजातियां आपको सिक्किम में देखने को मिलती हैं। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के अंदर हमें क्या याद रखना है? यहाँ पर दुर्गा पूजा याद रखनी होगी। और साथ में ही अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपका एक नेशनल पार्क भी पाया जाता है, यानी कि टाइगर रिजर्व, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बुक्सा टाइगर रिजर्व। क्या कहते हैं? बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। कह रहा है क्लोरोसिस पत्तियों का पीलापन है, यानी कि आप लोग अगर पत्तियों के अंदर पीलापन देखते हैं तो वो क्लोरोसिस की कमी के कारण होता है। जो कि किसकी कमी से होता है आपको ये बताना है। मैग्नीज के द्वारा होता है, जिंक के द्वारा होता है, पोटेशियम के द्वारा होता है, या फिर इनमें से सभी कारण आपके होंगे पत्तियों के पीलेपन में? आप लोग आंसर करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए सही आंसर क्या होगा?
तो यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो मैंगनीज भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिंक भी करेगा, इसी के साथ पोटेशियम भी करेगा। तो ये तीनों ही कारण जो हैं आपके ये पीलेपन में अपना योगदान देते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर सरकारी विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के लिए कितना प्रतिशत सही है। सिंपल से कहने का मतलब यही है कि वायुमंडल के अंदर आपकी जो नाइट्रोजन गैस है वो कितने प्रतिशत उपलब्ध है। विकल्प दिए गए हैं 72%, 74%, 76% या फिर 78%। सभी लोग आंसर करके बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपका कई सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आपके पेपर वगैरह में कुछ इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुछ आपके टफ क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ये हमारा 78 बन जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन गैस देखने को मिलती है। उसके बाद आपकी कौन सी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन आपकी 21% हो जाएगी। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गन की तो ऑर्गन हमें कितने प्रतिशत देखने को मिलेगी, ये बन जाएगी हमारी 0.93%। कितना हो जाएगा, 0.93%। इसी के साथ अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये कितनी होती है हमारी, तो ये होती है हमारी 0.036%। कितनी हो जाएगी, 0.036%। तो ये भी गैसेस को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो हो सकता है शायद पूछे, तो हम लोगों को ये भी याद करते हुए चलना पड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव किसके द्वारा होता है। विकल्प क्या दिए गए हैं, ग्राम वार्ड के सदस्यों द्वारा, सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है इनकी, या फिर ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा। अब आप लोग बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ग्राम सभा का सचिव क्या होता है, जिसे आप लोग वीडियो कहते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग बता दीजिए अब इसका आंसर सही क्या बनेगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा हम आप लोगों को बता देते हैं, ये बन जाएगा सरकार के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है, भारत सरकार के द्वारा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, भारत सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए अगर पूछेगा तो पता होना चाहिए। तो देखिए ये थे आपके आज के क्वेश्चन 25 जो कि आपके NCERT आधारित प्रश्न हैं, जो कि हो सकता है आपके पेपर में पूछे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी लोगों को ये क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ अगर मेरे से कहीं पे मिस्टेक होती है किसी क्वेश्चन में, अगर आंसर मेरे से गलत निकल गया होगा तो वो भी आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था आपका, यानी कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है, तो जिसका आंसर था आपका चना। चना जो है आपका वो रवि की फसल का उदाहरण है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत से साथियों ने आंसर वहाँ पर दिया है, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की क्लास को भी हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद उसके लिए।